Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन या फिर बीएड और यूजीसी एनटीए नेट एजुकेशन की तैयारी करते समय एजुकेशनल रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वर्ष के पेपरों को अगर देखा जाए तो इस पार्ट से आपको अच्छी खासी संख्या में प्रश्न मिलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एजुकेशनल रिसर्च की एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ शुरू की जाए, जिससे आगामी विज्ञापन 50 के असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन या बीएड और आगामी एनटीए नेट एजुकेशन की तैयारी करने वाले छात्र को लाभ हो। दोस्तों, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के क्वेश्चन बनाते समय ध्यान में हमेशा रहता है कि क्वेश्चन स्तरीय हों, उनके सोर्स स्तरीय हों और किसी प्रकार की उसमें कोई त्रुटि ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं पर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता करके उस पर हमारी टीम द्वारा उचित शोध मंथन किया जाएगा और उसके सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि द्वारा जिस तरह के गुणांक अर्थात कोफिशिएंट का पता चलता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आंतरिक संगति गुणांक, इंटरनल कंसिस्टेंसी कोफिशिएंट। ऑप्शन बी है कालिक स्थिरता गुणांक यानी टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट। ऑप्शन सी है प्रासंगिकता गुणांक, कंटिंजेंसी कोफिशिएंट। और ऑप्शन डी है इनमें से कुछ भी नहीं। हम जानते हैं कि एक ही सैंपल पर यदि परीक्षण कुछ समय अंतराल या कुछ काल के बाद दिया जाता है तो इसे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी कालिक स्थिरता गुणांक सही होगा। दूसरा प्रश्न है परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि टेस्ट रीटेस्ट मेथड द्वारा विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ए ऑप्शन है कम से कम परीक्षार्थियों के 2 समूह हों। ऑप्शन बी है एक ही परीक्षण का समूह पर 2 बार क्रियान्वयन। ऑप्शन सी है परीक्षण के 2 क्रियान्वयनों के बीच कम से कम 14 दिन का समय अंतराल हो। और ऑप्शन डी है प्राप्त दोनों वितरणों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाना संभव हो। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला कम से कम परीक्षार्थियों के 2 समूह हों, इसकी आवश्यकता टेस्ट रीटेस्ट मेथड में नहीं पड़ती है। इसकी आवश्यकता हमें स्प्लिट हाफ मेथड में पड़ती है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा प्रश्न है आंतरिक संगति विधि इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में निम्नांकित में से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पहला है परीक्षण को समूह पर कम से कम 2 बार क्रियान्वयन करना। दूसरा ऑप्शन है परीक्षण के एकांशों में समजातीयता होमोजेनिटी का गुण हो। तीसरा ऑप्शन है परीक्षण के कुल एकांशों का 2 बराबर बराबर संख्याओं में विभाजित करना संभव हो। और चौथा ऑप्शन है परीक्षण की विश्वसनीयता कम से कम समय में ज्ञात किया जाना निश्चित। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि
इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड या कूडर रिचर्डसन मेथड स्प्लिट हाफ का एक सुधरा हुआ रूप है, जिसमें परीक्षण को 2 बार क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक नहीं है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। चौथा प्रश्न है, विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे लोकप्रिय विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए विविक्तार्थ विश्वसनीयता विधि यानी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड, रूलन फार्मूला, फ्लैगनेगन फार्मूला या कूडर रिचर्डसन फार्मूला। तो दोस्तों, स्प्लिट हाफ मेथड विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे लोकप्रिय विधि है, अर्थात यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा प्रश्न है, विविक्तार्थ विधि यानी स्प्लिट हाफ मेथड द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में एक विशेष सूत्र का प्रयोग होता है, जिसे कहा जाता है कूडर रिचर्डसन फार्मूला, रूलन फार्मूला, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला या फ्लैगनेगन फार्मूला। तो स्प्लिट हाफ मेथड से अगर हमें विश्वसनीयता ज्ञात करनी है तो हम स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। छठा प्रश्न है, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी गुण होता है परीक्षण का, परीक्षण प्राप्तांकों अर्थात टेस्ट स्कोर का, परीक्षण परीक्षक यानी टेस्ट एग्जामिनर का, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वसनीयता वास्तविक प्राप्तांक और त्रुटि प्राप्तांकों का योग होती है, अर्थात विश्वसनीयता का संबंध परीक्षण के प्राप्तांकों से होता है। इस आधार पे यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है कि परीक्षण प्राप्तांकों की विश्वसनीयता से तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए है परीक्षण के आत्म सहसंबंध से यानी सेल्फ कोरिलेशन से। ऑप्शन बी है परीक्षण का किसी बाह्य कसौटी एक्सटर्नल क्राइटेरिया के साथ संबंध से। ऑप्शन सी परीक्षण के सिर्फ आंतरिक संगतता यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी से, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्वसनीयता अपने स्वयं के सहसंबंध को प्रकट करती है, अर्थात विश्वसनीयता के आत्म सहसंबंध से। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीयता का तार्किक या तकनीकी अर्थ समझा जाता है? ऑप्शन ए है प्राप्तांकों की संगति यानी कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। ऑप्शन बी है प्राप्तांकों का आत्म सहसंबंध सेल्फ कोरिलेशन ऑफ स्कोर। ऑप्शन सी है प्राप्त प्रसरण यानी ऑब्टेन्ड वेरिएंस में यथार्थ प्रसरण ट्रू वेरिएंस का अनुपात। और ऑप्शन डी है प्राप्त प्रसरण में त्रुटि प्रसरण का अनुपात। तो विश्वसनीयता का तार्किक अर्थ या तकनीकी अर्थ जब हम पढ़ते हैं तो विश्वसनीयता प्राप्त प्रसरण और में यथार्थ प्रसरण का अनुपात के रूप में प्रदर्शित की जाती है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर की विशेषता में शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है कि यादृच्छिक त्रुटि हमेशा एक दिशा में प्राप्तांक की खींचता है। ऑप्शन बी है यादृच्छिक त्रुटि प्राप्तांकों को धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही दिशा में खींचता है। ऑप्शन सी है यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर को मापन की त्रुटि एरर ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। और ऑप्शन डी है प्रत्येक प्राप्तांक का एक निश्चित अंश यादृच्छिक त्रुटि होता है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, यादृच्छिक त्रुटि हमेशा एक दिशा में प्राप्तांक को खींचता है, इसे रैंडम एरर की विशेषता में शामिल नहीं किया जा सकता है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि में शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, ऑप्शन बी है स्प्लिट हाफ मेथड, ऑप्शन सी है कूडल रिचर्डसन फॉर्मूला और ऑप्शन डी है आइटम टोटल कोरिलेशन मेथड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो कि आइटम टोटल कोरिलेशन मेथड यानी एकांश योग सहसंबंध विधि है, इसके द्वारा हम विश्वसनीयता ज्ञात नहीं करते हैं, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। 11वां प्रश्न है, विविक्त कर वैधता यानी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जब परीक्षण अपने सभी प्रत्याशित प्रसंगों यानी एक्सपेक्टेड रेफरेंस के साथ सहसंबंधित हो, जब परीक्षण विभिन्न प्रत्याशित कसौटियों के बीच अंतर कर सकने में समर्थ हो। ऑप्शन सी है जब परीक्षण उन प्रत्याशित प्रसंगों एक्सपेक्टेड रेफरेंट के साथ सहसंबंधित नहीं होता है जिसके साथ उसे नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन डी है जब परीक्षण के एकांशों में आपसी विभिन्नता अधिक हो। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो होती है जब परीक्षण उन प्रत्याशित प्रसंगों के साथ सहसंबंधित नहीं होता है जिसके साथ उसे नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 है, जब दो चरों में धनात्मक संबंध अधिक होता है तो उसका सहसंबंध गुणांक होता है a +1 के आसपास, b +1 तथा -1 के आसपास, c 0.20 तथा -0.29 के आसपास या ऑप्शन डी -1.0 के आसपास। तो दोस्तों जो धनात्मक सहसंबंध होता है अगर वो अधिक है तो सहसंबंध गुणांक का मान +1 और -1 के आसपास होगा। तो इस आधार पे यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिदर्श वैधता अर्थात सैम्पलिंग वैलिडिटी किसे कहते हैं? ए परीक्षण जिस सीमा तक संपूर्ण अंतर विषय क्षेत्र यानी कंटेंट एरिया का प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से कर पाता है। ऑप्शन बी परीक्षण किस सीमा तक उत्तर प्रतिदर्श तथा घटिया यानी इन्फीरियर एकांशों के प्रतिदर्श में अंतर कर पाता है। ऑप्शन डी परीक्षण जिस सीमा तक यह बतला पाता है कि एकांशों द्वारा संबद्ध अंतर विषय क्षेत्र इंटेंडेड कंटेंट एरिया का प्रतिनिधित्व हो पाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो सैम्पलिंग वैलिडिटी है उसका जो तात्पर्य होता है कि परीक्षण में जिस पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया गया है वह उस विषय के पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता हो। तो इस आधार पे हम अगर देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुल्य फॉर्म विश्वसनीयता यानी इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी द्वारा परीक्षण की इंटरनल कंसिस्टेंसी का मापन होता है या टेम्पोरल कंसिस्टेंसी यानी कालिक संगतता का मापन होता है। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों का मापन होता है या ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों में से किसी का भी मापन नहीं होता है। तो जो इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी होती है उससे हम किसी भी परीक्षण की इंटरनल और टेम्पोरल दोनों ही प्रकार की संगतता यानी कंसिस्टेंसी का मापन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी परीक्षण की लंबाई को कई तुल्य एकांशों को जोड़कर वृद्धि कर दिया जाता है तो ए, परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी, वैधता घट जाती है, या ऑप्शन सी, यथार्थ प्रसरण में कमी हो जाती है, या ऑप्शन डी, त्रुटि प्रसरण यानी एरर वेरिएंस में तरह के तुल्य एकांश अगर हम जोड़ देते हैं तो परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही बढ़ती है। और यहाँ पर अगर ऑप्शन के दृष्टिकोण से हम देखें तो ऑप्शन ए, परीक्षण की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, अगर परीक्षण का क्रियान्वयन किसी ऐसे समूह पर किया जाता है जिसमें समूह विभिन्नता यानी ग्रुप वेरिएबिलिटी काफ़ी अधिक है तो इससे परीक्षण प्राप्तांकों की ए, विश्वसनीयता बढ़ जाती है, बी, वैधता बढ़ जाती है, या सी, त्रुटि प्रसरण में कमी आ जाती है, या ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों तरह की अवस्थाएं स्पष्ट देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि अगर किसी परीक्षण में ग्रुप वेरिएबिलिटी अधिक है तो परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही बढ़ती हैं, और जब विश्वसनीयता बढ़ती है तो उसके त्रुटि प्रसरण में कमी आ जाती है। तो इसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों तरह की अवस्थाएं स्पष्ट देखने को मिलती हैं, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित में से किस तरह के सुझाव को आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला ऑप्शन है परीक्षण की लंबाई अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है परीक्षण के एकांशों के प्राप्तांक लेखन में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, सी, मध्य श्रेणी का हो, और अंतिम डी ऑप्शन है परीक्षण का क्रियान्वयन यथासंभव एक विषम जातीय समूह यानी हेट्रोजीनियस ग्रुप पर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक में हमें वृद्धि करना होता है तो ये चारों ही अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि परीक्षण में डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स अधिक होना चाहिए, और जो परीक्षण के जो भी आइटम्स हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मीडियम होना चाहिए, मध्य श्रेणी का होना चाहिए। अत्यधिक कठिन प्रश्न या अत्यधिक सरल प्रश्नों को जो है परीक्षण में हम स्थान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई परीक्षण उस गुण या विशेषता को सही ढंग से मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया था तो इसे कहते हैं ए, परीक्षण की वैधता यानी वैलिडिटी, बी, परीक्षण की विश्वसनीयता अर्थात रिलायबिलिटी, या सी, परीक्षण का मानक यानी नॉर्म्स, या फिर उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं। तो जैसा कि हम वैलिडिटी के बारे में जानते हैं कि वैलिडिटी जो होती है वो परीक्षण का उस गुण या विशेषता को सही ढंग से मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो हम इस गुण को परीक्षण की वैधता कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण प्राप्तांकों की ए ऑप्शन है वैधता एक सापेक्ष पद यानी रिलेटिव आइटम है, ऑप्शन बी, वैधता किसी भी परीक्षण के एक निश्चित गुण नहीं होती है, या ऑप्शन सी, परीक्षण की अभिव्यक्ति मात्रा अर्थात डिग्री में की जाती है, या ऑप्शन डी, वैधता से तात्पर्य परीक्षण प्राप्तांकों के पुनरुत्पादन से होता है।
तो दोस्तों वैधता जो है एक सापेक्ष पद निश्चित तौर से है। वैधता जो है किसी परीक्षण का एक निश्चित गुण नहीं होता है और वैधता को हम कुछ ना कुछ मात्रा में हम उसको नापते हैं, लेकिन वैधता जो होती है वो परीक्षण के प्राप्तांकों की रिप्रोडक्टिबिलिटी से उसका कोई संबंध नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स एंड मैनुअल के अनुसार वैधता के कई प्रकार हैं जो निम्नांकित हैं। इनमें से कौन सी वैधता जिसे इस सूत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो मित्रों, स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स मैनुअल के अनुसार वैधता के जो 3 प्रकार बताए गए हैं उनमें अंतर विषय वैधता, कसौटी संबंधी वैधता और रचनात्मक वैधता शामिल हैं, परंतु प्रत्यक्ष वैधता यानी फेस वैलिडिटी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस आधार पे यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है अंतर विषय वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी, ऑप्शन बी समवर्ती वैधता कंकरेंट वैलिडिटी, या ऑप्शन सी भविष्यवाणी वैधता प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, या ऑप्शन डी रचनात्मक वैधता यानी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से जो है हम कंटेंट पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है और इसमें इस परीक्षण की जब हम वैधता ज्ञात करते हैं, इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं तो कंटेंट वैलिडिटी हम निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण में अंतर विषय वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी हो, इसके लिए अन्य बातों के अलावा निम्नांकित में से किसकी ज़रूरत अधिक होती है? आइटम वैलिडिटी की, सैंपल वैलिडिटी की, उपर्युक्त दोनों की, या केवल एकांशों की समजातीयता यानी होमोजेनिटी की? तो किसी भी परीक्षण के कंटेंट वैलिडिटी ज्ञात करते समय हम आइटम वैलिडिटी और सैंपल वैलिडिटी दोनों को ही देखते हैं, अर्थात यहाँ पे जो ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों की सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्यवाची वैधता प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एक तरह का अंतर विषय वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी है, कसौटी संबंधी वैधता क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी है, या रचनात्मक वैधता अर्थात कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, या उपर्युक्त तीनों में वो क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी के अंतर्गत आती है, इसलिए जो ऑप्शन सी है कसौटी संबंधी वैधता सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब किसी परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के लिए पहले से कोई उपलब्ध वैसा ही परीक्षण को एक स्वतंत्र कसौटी के रूप में चयन किया जाता है तो इस तरह की वैधता को कहा जाता है? ऑप्शन ए है अंतर विषय वैधता, ऑप्शन बी है समवर्ती वैधता, या ऑप्शन सी भविष्यवाणी वैधता, या ऑप्शन डी वृत्तीय वैधता। तो जब हमारे पास जो है वैधता ज्ञात करते समय कोई एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया का हम जब चयन करते हैं उसी तरह का, तो हम उस समय जो वैधता ज्ञात करते हैं उसे हम कंकरेंट वैलिडिटी या समवर्ती वैधता कहते हैं, जिसके आधार पे ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष या सतही वैधता यानी फेस वैलिडिटी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, परीक्षण के उस गुण को कहा जाता है जिससे यह पता चलता है कि परीक्षण क्या माप कर रहा है। ऑप्शन बी,
परीक्षण के उस गुण को कहा जाता है जिससे यह पता चलता है कि परीक्षण क्या माप करने वाला है। ऑप्शन सी, परीक्षण के उस गुण को कहा जाता है जिससे एक सरसरी निगाह में यह पता चलता है कि परीक्षण को क्या मापते हैं। या ऑप्शन डी, परीक्षण के उस गुण को कहा जाता है जिससे यह पता चलता है कि परीक्षण प्राप्तांक व्यक्ति के भविष्य करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, और हम इस परीक्षण को सरसरी निगाह से देखकर ही हम उसके वैधता के बारे में हम बतला सकते हैं। तो इस आधार पे जो ऑप्शन सी, परीक्षण के उस गुण को कहा जाता है जिससे एक सरसरी निगाह में यह पता चलता है कि परीक्षण को क्या मापते हैं, सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोमितिक विशेषज्ञों यानी साइकोमेट्रिक एक्सपर्ट द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि यदि एक ही परीक्षण की समवर्ती वैधता अर्थात कंकरेंट वैलिडिटी और भविष्यवाणी वैधता प्रेडिक्टिव वैलिडिटी दोनों ही ज्ञात किए जाएं तो ए, समवर्ती वैधता भविष्यवाणी वैधता से हमेशा कम होगा, भविष्यवाणी वैधता समवर्ती वैधता से हमेशा कम होगा, दोनों तरह की वैधता लगभग समान होंगी, या दोनों तरह की वैधता में कोई निश्चित दिशा में अंतर नहीं होगा। तो दोस्तों, क्योंकि समय बीतने से परीक्षण और कसौटी के बीच में सहचर्य की कमी आ जाती है, इस कारण से जो भविष्यवाची वैधता होती है वो हमेशा ही समवर्ती वैधता से कम होती है। इस कारण से हम अगर देखें तो यहाँ जो ऑप्शन बी है, भविष्यवाणी वैधता समवर्ती वैधता से हमेशा कम होगा, ये सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी वैधता का परिकलन सबसे कठिन है? कंटेंट मित्रों, जब किसी टेस्ट की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम ज्ञात करने के लिए जो हमें उसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले किसी संरचना या कंस्ट्रक्ट के सिद्धांत से कुछ हाइपोथेसिस हमें तैयार करनी होती हैं, बाद में विभिन्न स्टेप्स में उनकी जांच करके परीक्षण की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी निकाली जाती है, जो कि एक लंबा प्रोसेस और कठिन प्रोसेस है बाकी तीनों की तुलना में। तो ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इस प्रश्न के अनुसार सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? कंटेंट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी? तो फेस वैलिडिटी मित्रों जो होती है उसको ज्ञात करने का तरीका सबसे आसान होता है, क्योंकि इसको हम सरसरी निगाह से ही परीक्षण को देखने के बाद जो है परीक्षण के बारे में उसकी फेस वैलिडिटी के बारे में हम डिक्लेरेशन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रत्यक्ष वैधता यानी फेस वैलिडिटी सही होगा। अगला प्रश्न, यदि किसी परीक्षण तथा बाह्य कसौटी में निम्न सहसंबंध है तो उससे हमेशा यह अर्थ निकलता है। ऑप्शन ए है, परीक्षण की वैधता कम है। ऑप्शन बी, परीक्षण की वैधता पर्याप्त है। परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। या ऑप्शन डी, परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही पर्याप्त हैं। मित्रों, जो परीक्षण और एक बाह्य कसौटी की उस कंडीशन में उसकी वैधता अधिक होगी, लेकिन यदि एक्सटर्नल क्राइटेरिया के आइटम्स जो हैं वो टेस्ट आइटम से मिलते जुलते नहीं हैं तो वैधता जो है वो कम होगी। तो परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस आधार पर ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 30 है, यदि किसी परीक्षण तथा बाह्य कसौटी में निम्न
सहसंबंध है तो इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी या इंट्रिंसिक वैलिडिटी। तो दोस्तों, जब परीक्षण में एक्सपेक्टेड आइटम के साथ संबंधित होता है तो उसे हम जो है अभिसारी वैधता या कन्वर्जेंट वैलिडिटी की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलन सूत्र तथा फ्लैगनगन सूत्र में मूल अंतर क्या है? ए, रूलन सूत्र में विश्वसनीयता का परिकलन परीक्षण को 2 बराबर भागों में बांटने के बाद आए प्राप्तांकों के प्रसरण पर निर्भर करता है, जबकि फ्लैगनेगन सूत्र में परीक्षण की विश्वसनीयता संपूर्ण परीक्षण के प्रसरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है, रूलन सूत्र द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में कम समय लगता है, जबकि फ्लैगनेगन सूत्र द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में समय अधिक लगता है। ऑप्शन सी है, रूलन सूत्र में परीक्षण के संपूर्ण प्रसरण टोटल वैल्यू को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रसरण ज्ञात करने के बाद विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। और अंतिम ऑप्शन है, रूलन सूत्र द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने का आधार परीक्षण की विश्वसनीयता का तकनीकी अर्थ होता है, जबकि फ्लैगनेगन सूत्र द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने का आधार परीक्षण की विश्वसनीयता का साधारण अर्थ होता है। तो मित्रों, इन ऑप्शन के आधार पे यदि हम देखें तो इनमें जो मूल अंतर है वो ऑप्शन सी, रूलन सूत्र में परीक्षण के संपूर्ण प्रसरण के आधार पर विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है, जबकि फ्लैगनेगन सूत्र में परीक्षण को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रसरण ज्ञात करने के बाद विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया? इवैल्यूएशन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च के आधार पर, अप्लाइड रिसर्च के आधार पे या एक्शन रिसर्च के आधार पे? तो जीन पियाजे ने जो अपना मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया हुआ है वो एक्शन रिसर्च पर आधारित है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध क्या है? ऑप्शन ए है, ऐसा अनुसंधान जहां कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन बी, यह अनुसंधान का क्रियात्मक प्रयोग है। अगला है, इसमें वैज्ञानिक विधि से समझने का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन डी है, क्रियात्मक प्रयोग से उसका तात्पर्य होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है, यह अनुसंधान का क्रियात्मक प्रयोग है, ये सही होगा। अगला प्रश्न क्रियात्मक शोध पर ही है। क्रियात्मक शोध है, ए, एक व्यावहारिक शोध यानी अप्लाइड रिसर्च, बी, शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी, अनुदैर्घ्यात्मक शोध लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, या अनुरूप शोध सिमुलेटिव रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च जो है वो तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है, शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नांकित में से किस व्यक्ति ने घटक विश्लेषण के संदर्भ में योगदान दिया है? तो घटक विश्लेषण के संबंध में अगर हम देखें कंटेंट एनालिसिस, तो बेरुलसन का नाम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बेरुलसन, ये सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चरण मनोवैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है? पहला है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्शन बी है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ डेटा, या ऑप्शन डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन। तो दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन है, ये होना आवश्यक नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अनुसंधान का प्रमुख गुण है परिशुद्धता, नियंत्रण, उच्च विश्वसनीयता या भविष्यवाणी। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें मेन कंट्रोल का जो एक क्वालिटी होती है, नियंत्रण का गुण होता है। इसलिए जो ऑप्शन बी यहाँ पे है कंट्रोल, ये सही होगा। अगला प्रश्न है, यादृच्छिक प्रतिदर्श उपयुक्त होता है बड़ी जनसंख्या के लिए, समांग जनसंख्या के लिए, विषमांग जनसंख्या के लिए या विस्तृत जनसंख्या के लिए? तो सैंपल जो रैंडम सैंपल होता है वो अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है उसी के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उस होमोजीनियस पॉपुलेशन में जब हम अगर रैंडम सैंपल लेंगे तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन ठीक ढंग से करेगा। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो उस कंडीशन में जो सैंपल है हो सकता है कि पॉपुलेशन का सही से रिप्रेजेंटेशन ना करे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्शन को विभाजित किया जाता है, सैम्पलिंग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। तो सैम्पलिंग को मुख्य रूप से मित्रों दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही है। जो दो भाग हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, समाज मिति को निम्नलिखित रूप में किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है? मोरेनो ने, सारासन ने, सुल्ज ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो समाज मिति को मित्रों मोरेनो ने प्रस्तुत किया है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज एजुकेशनल रिसर्च पर जो आधारित है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जल्द ही हम लोग जो है अगले वीडियो के साथ में एजुकेशनल रिसर्च के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।